बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। इमरान खान साहब ने बिल आखिर बता दिया कि वो हफ्ते के रोज़ शुरू कर रहे हैं, अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं और ये तहरीक शायद इसी बात के गिर्द ही घूमती रहेगी। और जब जब इमरान खान साहब को माइक मिलेगा और जो कि उन्हें बहुत तवातुर से मिलता है, वो एक ही बात करेंगे कि ये हुकूमत जिसमें उनके बकौल सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के फ़ौज की तैनाती किस तरह कर सकते हैं। बिकॉज मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा था, पहले भी कहा, आज भी मेरा ये ख्याल है और मैं यही समझता हूँ कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को इस पूरे मामले के अंदर। बहरहाल कोई ऐसी तौजीह नहीं पेश की जा सकती, कोई आइन में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि इमरान खान साहब अपनी अगर पॉपुलैरिटी के अरूज पर हैं तो उनको ये इख्तियार मिल जाए कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं उनकी तैनाती करें। इमरान खान साहब की ख्वाहिश क्या है क्या नहीं है ये तो खैर सबको पता है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि मेरी तहरीक का आगाज़ हो रहा है। अब तहरीक का आगाज़ इससे साबित होता है कि कॉन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा अपने उरूज पर जा सकती है ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान की मईशत स्ट्रगल कर रही है। डॉलर रुपी पैरिटी मेरे ख्याल में आज तक इतनी ख़राब नहीं हुई जितनी आज के दौर में है। हुकूमत डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पा रही और शायद जिस तरह से पहले होता था उस तरह से कंट्रोल करना भी नहीं जाती। ये बावसूख ज़रा से कहा जा सकता है कि इवन मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी सोच और जो मुआशी सोच है इसहाक डार साहब की, वो इस हुकूमत की पॉलिसियों से कोसों दूर है। इमरान खान साहब की तनकीद अपनी जगह, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब भी ये समझते हैं कि इस हुकूमत की जो अब तक की कारकर्दगी है और मामलात है उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पॉलिटिकल कैपिटल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इमरान खान साहब ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला है, उन्होंने क्या फरमाया ज़रा सुनिए। वो इतना अहमक और पागल इंसान है कि उसके साथ ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना उसके साथ कोई बात हो सकती है, ना उसके साथ कोई बैठ सकता है, ना उसके साथ उसी को हिमायत कर सकता है। उसके शर से कोई महफूज नहीं है। ऐसा पागल और अहमक इंसान है कि अगर उसका बंदोबस्त जो है वो ना किया गया और अगर गवर्नमेंट और कौम ने इसका इदराक ना किया तो ये ऐसा ही पागल है जैसा पागल एक जर्मन में पैदा हुआ था और अगले 50 साल उस कौम ने गुलामी काटी थी। इसका जवाब इफ्तिखार दुरानी साहब ने दिया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन है। इमरान खान साहब की हैंडलिंग का मामला है, अब हैंडल चलें किस तरह भी किया जाएगा। इमरान खान साहब को आज जो है हासिल है, मुतअद्दिद दफ़ा इस प्रोग्राम पे, इस प्लेटफॉर्म पे हम ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की पोजीशन, अब फ़र्क ये है कि एक तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी वो अपने अरूज पर है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमतें हैं जो कि बाकायदा तौर पर उन्हें फैसिलिटेट करेंगी। वफाक इस सूरत हाल में तकरीबन तनहा खड़ा रहेगा और खड़ा नज़र आएगा। लेकिन वफाक ने सूबों से नफरी भी मांगी है और ये बताया जा रहा है कि पंजाब से भी पुलिस मांगी गई है, नफरी मांगी गई है, तकरीबन 20,000 के करीब एहलकार। पंजाब तो यकीनी तौर पर वफाक की ये जो रिक्वेस्ट है इसको एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बात की है कि अगर सूबे इन मामलात के अंदर मार्च की हिमायत करेंगे तो वो कुछ और ही होगा और उसका नतीजा भी कुछ और निकल सकता है। क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। राना साहब, अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान करते तो क्या सूबों में रोका जाएगा या आने दिया जाएगा यहाँ विफाक में? देखिए, जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दोज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके फिर इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है और वो इख्तियार जो है आई विल सबमिट टू द कैबिनेट एंड टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड टू द प्राइम मिनिस्टर कि वो इख्तियार जो है वो फिर इस्तेमाल किया जाए। आज की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में कंटेनर्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन को तकरीबन बंद किया जा रहा है। डी चौक में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि शायद किसान इत्तेहाद के एहतजाज के हवाले से किया जा रहा है, लेकिन शायद ये पेशबंदी है। इमरान खान साहब का मुमकिना मार्च, मुमकिना कॉल क्या हो सकती है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात है, ख़ास तौर पर सूबा सिंध के अंदर, सूबा बलूचिस्तान के अंदर, जाफराबाद, नसीराबाद और जाफराबाद की जो तहसीलें हैं, औस्ता मोहम्मद है, सोबतपुर है, बहुत बुरे हालात हैं। सिंध के अंदर बहुत बुरे हालात हैं।
इन द मिडल ऑफ ऑल दिस एक ये सूरत हाल है और हमारी वफाकी हुकूमत भी है जो ये कह चुकी है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन तौजी ये पेश की जाती है कि नहीं, वो जो स्पेशल असिस्टेंट होते हैं वो तो काबीना का हिस्सा नहीं होते। अच्छा, वो अगर काबीना का हिस्सा नहीं होते और उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये 72 रुकनी जो काबीना है या ये जो लोग हैं, इन्होंने क्या करना है? मतलब इन्होंने कौन सा बहरान ऐसा है जिसको टालना है, कौन सा मामला ऐसा है जिसे सुधारना है? लेकिन ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सपेंशन है पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की, कैबिनेट की या स्पेशल असिस्टेंट्स की, ये हो रही है, होते जा रही है। अब 2 मज़ीद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हो गए। बताया जा रहा है कि शायद अनकरीब वज़ीर-ए-आज़म जब वापस तशरीफ़ लाएंगे उसके बाद मज़ीद 2 से 3 लोग और शामिल हो जाएंगे। तो इतने बड़ी जो फ़ौज है वज़रा की या स्पेशल असिस्टेंट्स की, इन्होंने करना क्या है? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, और मेरा अब रिसर्च के बाद ये साबित भी हो रहा है और आपके सामने हम बहुत जल्दी पेश भी करेंगे कि बहुत से स्पेशल असिस्टेंट ऐसे हैं जिन को पता ही नहीं है कि वो स्पेशल असिस्टेंट हैं। बिल्कुल वो सब कुछ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उन्होंने करना क्या है, उन्होंने कौन से महकमे के अंदर उनका काम क्या है, कुछ नहीं पता। बस नहीं, वो स्पेशल असिस्टेंट बनाना है क्योंकि रांझा राजी करना है तहादी जमातों का। ठीक है, कीजिए, 100 बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन किसके एक्सपेंस पर? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुल्क डूबा हुआ है, जी हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, बड़ी मुश्किल रोका है, सैलाब आए हुए हैं और इमरान खान बड़े जालिम हैं। बिल्कुल ठीक है, आप अपनी बात ज़रूर कीजिए, लेकिन इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? और फिर अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, इसका कौमी ख़जाने पर कोई बोझ नहीं पड़ता, ये तो ऑनररी है। भाई ऑनररी है तो फिर ज़रा लोगों को ज़रा खोल के बता दीजिए कि 1 रुपए का भी इनका किसी का वफाकी काबीना के या मेंबर का या किसी स्पेशल असिस्टेंट का कोई खर्चा नहीं है। लिहाजा ये तमाम मामला हमारे सामने, बिकॉज ये ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, ऊपर से आप ये किए जा रहे हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा है और MPA भी हैं और अपनी क़यादत के बहुत करीब है। अभी कुछ दिन पहले इनकी मियां नवाज शरीफ साहब से भी लंदन में मुलाकात हुई थी। यकीनी तौर पर बहुत सी ऐसी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होंगी जो कभी हमें नहीं बताएंगी, लेकिन वन कैन सेंस कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी सोच क्या है और वो क्या देखते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। जनाब मज़हर अब्बास साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं और हम उनके तज्ज़िये पढ़ते भी हैं, उनके कॉलम भी पढ़ते हैं और प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में उनको सुनते भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अतहर काज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में हम उन्हें देखते हैं और उनके तज्ज़िये सुनते हैं। बहुत शुक्रिया काज़ी साहब आपका भी। सबसे पहले मैं ज़रा इस बात पर आ जाऊँ, इमरान खान साहब ने कॉल दे दी एट द एंड ऑफ द डे, बता दिया उन्होंने कि वो हफ्ते से तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहबा, ये सनाउल्लाह साहब का वफाकी वज़ीर दाखिला इमरान खान साहब को कहना कि वो पागल आदमी है, अहमक आदमी है, उससे बात नहीं हो सकती। देखिए, अगर आपने मुल्क को कॉन्फ्रंटेशन से बचाना है और कोई हालात बेहतर करने हैं तो लड़ाई से तो मसला हल नहीं होगा। बेशक इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अगर मैं ये कहूँ, और उनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बन जाएँ और वो अहम तैनाती जिसको करने का उन्हें बहुत शौक़ है वो दोबारा कर पाएँ। इलेक्शनों के बाद शायद वो बन भी जाएँ, लेकिन फिर भी अगर सूरत हाल कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाती है तो कोई एक ज़िम्मेदार नहीं होगा उसका। और इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी हालात आपके सामने और बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का सैलाब में डूबा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक शख्स अगर वाकई पागल और अहमक अपने आप को रोज साबित करता हो, जब वो बोलता हो वो अपने आप को अहमक और पागल साबित करता हो, उसकी जो वो गुफ्तगू फरमा रहा है उससे जो है वो मुल्क में आग लगाने की तैयारी पहले भी कर चुका हो, पहले भी उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हो और आने वाले दिनों में भी उसकी वही तैयारी नजर आ रही हो, तो फिर पागल और अहमक के लिए दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरी डिक्शनरी भी कम है, मैं आपको समझ नहीं आया, इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए। वरना अगर थोड़ा सा गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज इस्तेमाल करनी हो, उसकी एक लंबी लाइन है जो इमरान खान साहब की शख्सियत का हाथा बेहतर कर सकती है, लेकिन ये बड़े मुहज़्ज़ब लफ्ज हैं जो उन्होंने 2 इस्तेमाल किए। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर एक शख्स जो है वो किसी कानून को कुछ ना समझता हो, किसी इदारे को कुछ ना समझता हो और वो हर एक को जूती की नोक पे रखे और उसके बाद वो जो उसका दिल चाहता है, वो जिसके बारे में दिल चाहता है वो बोलता रहे। और आपने अभी कहा दोबारा तैनाती, उन्होंने कोई तैनाती जो है वो इस हवाले से नहीं की और अल्लाह का शुक्र है नहीं की, वरना अगर इमरान खान के हाथ में इतने बड़े इदारे की तैनाती होती तो पता नहीं अभी तक उस इदारे का भी क्या हशर हो गया होता। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने खुद लगाया था ना, उसका हाल देख रहे हैं आप, सुबह दोपहर शाम गए उनको, हालांकि उनका स्टेटस भी जो है
वो सुप्रीम कोर्ट के जज के मुताबिक है। और लेकिन यह है कि उनकी बात मान लो तो आप वफादार हैं, वरना फिर आप सब गद्दार हैं। और गद्दारों का वो जो हाल सुबह दोपहर शाम कर रहे हैं आजकल, अब ये एक तैनाती जो हुई नहीं है, एक तैनाती जिसका मालूम नहीं है किसने बनना है, उससे पहले उसको पूरे प्रोसेस को वो कॉन्ट्रोवर्शियल कर रहे हैं, शख्सियत को कॉन्ट्रोवर्शियल कर रहे हैं। किसका पर्पस फिल करना चाहते हैं? और फिर इस्लामाबाद वो क्या करने के लिए आ रहे हैं? सब मेरा सवाल ये है, इस्लामाबाद में वो कोई नेकी का काम तो करने आ नहीं रहे। इस्लामाबाद में वो जो है वो फसाद बर्पा करने, वो इलेक्शन डेट मांग रहे हैं ना, आप देते नहीं है इलेक्शन डेट उन्हें। क्यों दे? हु इज ही? वो तो इस्तीफा दे चुके हैं ना, वो तो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। और फिर यह है कि जब एक रिक्वायरमेंट और आपकी एक टर्म मौजूद है, इमरान खान जब खुद हुकूमत में थे, आपको याद होगा, वो कहते थे आखिरी दिन तक भी जो है मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। तो फिर ये हुकूमत जिसने उनके आए हुए स्यापे पूरे किए हैं, जिनके उनकी आई हुई गालियां हम खा रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की कोशिश अभी कर रहे हैं। हम जो है वो जो IMF के प्रोग्राम को, जिसको ये धोखा देकर उनको जो है डस्टबिन में डाल के चले गए थे, पाकिस्तान को एट स्टेक छोड़ के, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो है पाकिस्तान एक तरफ सैलाब में डूबा है, बाई इलेक्शन नहीं हो पा रहे। और इस आदमी का शौक ये है कि जी मुझे बहुत जो है शौक आया है वजीर आजम बनने का, मुझे बस आप वजीर आजम बना दे। क्यों भाई? इस तरह अगर बुरहान का हल तो आपने करना है ना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है, रौनी साहब को आप सुन रही थी, मैं देख रहा था आपके साथ प्रोग्राम में भी थे मालिक साहब के, बट उनका सेंस तो ये है कि भाई हम इस दफ़ा सरप्राइज करेंगे हुकूमत को। और अगर देखा जाए तो माइट उनके पास है, पंजाब उनके पास, खैबर पख्तूनख्वा उनके पास, कोई रोकेगा उन्हें नहीं। वफाक के अंदर आप क्या मुकाबला कर पाएंगे? वो रिपीट ऑफ 25 मई वो तो नहीं हो पाएगा शायद, और होना भी नहीं चाहिए, वो तो बड़ा अगली साइड थी। नहीं, देखिए, अगर ये अगली साइड नहीं थी कि ये जो है ये गन्स लेके आ रहे थे, ये अगली साइड नहीं थी कि ये मुल्क में आग लगवा रहे थे, ये अगली साइड नहीं थी कि इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर सब कुछ जलाने के दर पे थे और बहुत सारी आग लगाई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इमरान खान साहब पहले भी आए थे, 126 दिन का धरना लेके आए थे और पूरी सपोर्ट से आए थे, आपको भी समझ है मैं क्या कह रही हूँ, जी जी, पूरी पूरी सपोर्ट के साथ, रिजल्ट हुआ? रिजल्ट था कुछ भी नहीं। हम मुस्लिम लीग नून जो है और उसकी इत्तेहादी हुकूमतें, हम इमरान खान साहब से ना डरते हैं, ना हमें उनसे किसी किस्म का कोई खौफ है, ना उनकी गीदड़ भभकियों में कोई जान है। वो आकर बैठे रहे, कानून के तहत बैठे रहेंगे, हमें कतई कोई इतराज नहीं। लेकिन जो आदमी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद उसको जो है वो ना माने और इस्लामाबाद के टी चौक में घुसने की कोशिश करे, जब तक उसको हुक्म मिला था कि वो I9 में ग्राउंड में जाके बैठे, और फिर मजे की बात ये कि कहा जाता है कि शायद इमरान खान साहब को सही तो वो नहीं मिला होगा ना, शोर शराबे में शायद उनको वो पैगाम सही तरह ना पहुंचा हो, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। आप लोगों ने क्या नहीं किया? आप लोगों ने भी कोई काम दुरुस्त तो नहीं किया ना इमरान खान साहब की उस मार्च को नाकाम बनाने के लिए? आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बट मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, एक बात इसको आगे लेके चलता हूँ। मुझे इस बात का आप भी नहीं छोड़ेंगे जो इस मुल्क में आग लगाएगा, जो इस मुल्क को सीज करने की कोशिश करेगा, उसकी कैपिटल को, जो इस मुल्क के अंदर दंगा फसाद करेगा, उसको अभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये तय रहा। अच्छा, मजहर अब्बास साहब लेने क्या आ रहे हैं इमरान खान साहब की? ये देखिए, मुस्लिम लीग नून के हमारे जितना अज़मा बुखारी साहब हमारी बहन है, वो कहती है लेने क्या आ रहे हैं? अब लेने क्या आ रहे हैं? उन्होंने वहां पर आके कोई मिल्क शेक तो पीना नहीं है इस्लामाबाद में आके, वहां आके उन्होंने इलेक्शन डेट लेनी है, जो कि इत्तेहादी हुकूमत PDM की मखलूत हुकूमत दे नहीं रही है। ठीक है, इमरान खान साहब की वो ज़ाती ख्वाहिशात में से एक उनकी है और बहुत बड़ी ख्वाहिश है, और उनका शायद बहुत इमीडिएटली उनका 1 महीने के अंदर कंसर्न भी बहुत बड़ा बन गया है कि मैं हूँ भाई, मैं वज़ीर आज़म बनूँ और मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ चुनूँ। चले इलेक्शन के बाद अगर जब भी इलेक्शन हो और इमरान खान साहब को अगर सीट्स ले लेते हैं तो यकीनी तौर पर वो वज़ीर आज़म दोबारा बन जाएंगे। बट सवाल ये है कि ये अभी अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब तो पहले भी आए थे और उस वक्त तो वो अंपायर और उंगलियाँ और सब कुछ आपको तो याद ही है, उस वक्त भी हुकूमत तब्दील नहीं हो पाई थी। आज इमरान खान साहब आकर अपनी माइट अगर F9 पार्क में ही दिखाते हैं तो क्या उससे हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इलेक्शन डेट दे और प्रेशर आ जाएगा और हुकूमत बिल्कुल स्कम्प कर जाएगी टू द प्रेशर? या आपको लगता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है और हुकूमत कहेगी ठीक है देखा जाएगा, आप हमने नहीं देनी इलेक्शन डेट? शुक्रिया मुनीब। देखिए, 2014 का जो धरना था उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त 2 बातें हुई थी जो कि इससे पहले नहीं हुई थी। वो ये कि उस वक्त गवर्नमेंट और इमरान खान के दरमियान एक कॉन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन बन गई थी। वो धरना भी किस तरह हुआ, वो आए पहुंचे उधर, वो हुआ, सेटल्ड हुए।
उधर पहली मर्तबा हमने देखा कि पार्लियामेंट माजी के मुकाबले में जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो हुकूमत के साथ खड़ी हो गई और उसने वादे तौर पे कहा कि हम किसी भी तरीके से हुकूमत से हमारे जितने भी इख्तलाफ हों, हम जो है इस हुकूमत का खात्मा गैर आइनी तौर पे नहीं उसको कबूल करेंगे। वो एक ऐसा प्रेशर था जिसमें एक पूरी पार्लियामेंट एक साथ आके खड़ी हो गई, चाहे गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो। हालांकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात बहुत शदीद थे। दूसरी बात यह कि इसके बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट के एक हल्के की इमरान खान साहब को उस वक्त हिमायत हासिल थी, लेकिन जब इमरान खान और नवाज शरीफ साहब ने, और वो मैं अगेन कहता हूँ कि हमारे सियासतदान जो गलतियाँ करते हैं, उन्होंने जनरल राहील शरीफ से ये अपील की कि आप जो है वो इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी से बात करें। और जब उन्होंने बात की, अलग अलग मुलाकात हुई, तो जनरल राहील शरीफ ने इमरान खान साहब से ये कहा कि कम वोट में मैं गवर्नमेंट के खात्मे का नहीं वो कर सकता, मैं नवाज शरीफ साहब को ये मजबूर नहीं कर सकता कि वो इस्तीफा दें। तो उस वक्त मेरी चौधरी निसार साहब से जो वजीर दाखिला थे उनसे इस हवाले से बात भी हुई थी। वो एक ऐसा लम्हा था कि उस वक्त वो सिचुएशन हुई कि जिसके बाद वो धरना दायर है, फिर APS वाला वाक़या हो गया। आज का सिचुएशन है, इमरान खान प्रेशर डाल रहे हैं, इमरान खान प्रेशर कम कर रहे हैं, इमरान खान एग्रेसिव होते हैं, इमरान खान फ्लेक्सिबल होते हैं। ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये गवर्नमेंट और इमरान खान के दरमियान नहीं हो रही, ये एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। एब्सोल्यूट। यानी कहीं कहीं टेम्परेचर हाई होता है, कहीं टेम्परेचर लो होता है। और अब वो जो धरना देने आ रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत पे दबाव डालने आ रहे हैं। वो हुकूमत इसलिए कि हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है, वो सही या गलत है, और इमरान खान साहब की पोजीशन वाज़ेह है। लग ये रहा है कि कहीं ऐसा डेडलॉक आ गया है, जिसके बाद हमने चकवाल की तकरीर में इमरान खान का एग्रेशन देखा है, और उसके बाद आज भी उन्होंने जो कहा है वो हमने देखा। अब हफ्ते को जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है हफ्ते को तो वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करने जा रहे, तो हफ्ते को तहरीक शुरू करने के क्या माने हैं? इसलिए कि हफ्ते को क्या उससे मुख्तलिफ कोई चीज़ होगी जो वो अब तक करते आ रहे हैं, यानी जलसे जुलूस। माजी में हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ ने पहले भी जो है वो रोड्स ब्लॉक करना, ये जो एहतजाज के जो तरीके होते हैं, ऐन मुमकिन है कि वहाँ से शुरुआत हो और उसके बाद फिर वो एक दिन कोई कॉल दे इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये इमरान खान, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान नहीं हो रही, ये तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो रही है। अब उनको जो इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तो कन्फर्म है कि उनसे ये कह दिया गया है कि नए इंतखाबात बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है इस साल, और अगले साल के शुरू में भी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जो सैलाब, आधा पाकिस्तान जो है वो वोट नहीं डाल सकता, बिल्कुल आधा पाकिस्तान सैलाब में है। अब उनका सारा जोर जो है वो है इस तकर्रुरी पे, और वो क्यों है? वो जो इमरान खान कहते हैं वो तो अपनी जगह है, उनके पिछले 5 महीने मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो अच्छे नहीं रहे। उसमें उनके ज़ाहिर है वो ब्लेम करते हैं किसी ना किसी हवाले से कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और PDM की गवर्नमेंट बनाने में इस एस्टैब्लिशमेंट का है। जो आइंदा एस्टैब्लिशमेंट आने वाली है उसके बारे में वो फिक्रमंद हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट ऐसी ना हो जिससे उनके मामलात खराब हो। लिहाजा ये सारा जो टसल है, इसके अंदर मुझे लग ये रहा है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो एक वो होगी, और मैं राना सनाउल्लाह साहब की इस टोन को पसंद नहीं करता, और मैं नहीं समझता कि एक वजीर दाखिला को इस लहजे में बात करनी चाहिए। वो वजीर दाखिला हैं, वो उन्होंने गुमशुदा अफराद के सिलसिले में तो इस तरह बात नहीं की कराची में, करते ना कि जो लाशें मिली हैं कराची में उसके हवाले से तो वो डिफेंसिव नजर आते हैं, यहाँ वो एग्रेसिव नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल में एक इंटीरियर मिनिस्टर को देखें, उस्मा बुखारी साहिबा मिनिस्टर या वो नहीं है कोई, वो कर सकती है बात, या MLN का कोई और लीडर कर सकता है, लेकिन इस मुल्क का वजीर दाखिला की टोन अगर मौला जट वाली होगी या जॉन रैम्बो वाली होगी तो वो चीजें नुकसान देती हैं, हुकूमत को नुकसान देती हैं। ये चीज चलती नहीं है। चलो ठीक, ये बड़ा दिलचस्प बात है। अदर जी अदर बुखारी साहब जुमला पूरा कर लेते हैं कि आगे से आगे नूरी नात होना, तो फिर नूरी नात को मौला जाटी टकरता है, फिर प्रॉब्लम यह है कि नूरी नात के लिए मौला जाटी होता है, फिर क्या करें? ठीक है, चलेगा। आप इमरान खान साहब को नूरी नाथ बना रही हैं और
मौला जट बना रही हैं आप, मौला जट बना दिया अजहर अब्बास साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को। वैसे अदर काज़मी साहब, वो मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कहा, मतलब अब वो जो कि डंडा तेल में डुबो के रखा हुआ है हकीम राना सनाउल्लाह ने, अब अल्लाह रहम करे जब इस तरह के मामलात हों और सियासी क़यादत इस तरह की गुफ्तगू करने लग पड़े तो बहुत से वो फॉलोअर्स जो कि अभी इमेच्योर हैं, बिल्कुल यंग बच्चे हैं, किसी के भी जमात के वो सपोर्टर हो सकते हैं, वो फिर जो मामलात हैं वो किसी तरफ भी चले जाते हैं और कुछ भी हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब बेशक कहते रहे कि वो इमरान खान साहब कॉल उनके लिए अहमक है, पागल है, लेकिन इमरान खान साहब मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर एस्ट्यूट हैं, इंटेलिजेंट हैं। इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं अतर काज़मी साहब आपके ख्याल में? ये 25 तारीख से जो शुरू कर रहे हैं और ये कॉल की जो थ्रेट है ये अभी लूमिंग थ्रेट रहेगा और ये तहरीक शुरू होगी दोबारा इमरान खान साहब की? देखें, जहाँ तक ये ताल्लुक़ है, जिस तरह राना साहब की लैंग्वेज के हवाले से यहाँ पे बात हुई, इशू ये है कि शहबाज शरीफ साहब तो गए हुए हैं मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में, लेकिन असल बादशाह जो है ना वो इधर है। जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है बादशाहत में तो ऐसी बातें हो सकती हैं, जमहूरियत में जमहूरी हुकूमतें ऐसी बातें नहीं करती कि जहाँ पे मैंने 600 शेल मरवाने थे वहाँ पे 50 शेल मैंने आंसू गैस के अवाम पे एक्स्ट्रा मरवाए, और ये इसी चैनल के ऊपर बैठ के राना साहब ने फरमाया था। तो मेरे ख्याल में जमहूरियत में हुकूमतों का ये रवैया नहीं होता। तो दूसरी बात ये है कि अगर देखें बादशाहत ना होती, वज़ीर आज़म सब बरतानिया में बैठे हैं, 2 एक्स्ट्रा वजीर पीछे से भर्ती कर लिए, वो किसने भर्ती अभी तो अमेरिका में मंशा से हुए? अभी तो अमेरिका में है सर वो। जी जी जी, हाँ जी, वही ना, वो बरतानिया के कोटे पे 2 हो गए, अमेरिका के कोटे पे 4-5 और हो जाएंगे जब तक वो वापस आएंगे। कहने का मकसद ये है कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, जमहूरी हुकूमतें, अवाम को साथ लेके चलना पड़ता है। इमरान खान कोई योगोस्लाविया से बंदे लेके नहीं आएगा, वो पाकिस्तानी होंगे, जिस तरह आपने जिक्र किया, नौजवान होंगे, पाकिस्तान के लोग होंगे। अगर आप उनको इस तरीके से धमकियां लगाएंगे, कोई भी हुकूमत लगाए, यकीनन उससे कोई अच्छा उसका अंजाम नहीं होगा और कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है कि वो क्या करने जा रहे हैं, आज ही उनके एक बड़े करीबी रफीक से जो है मेरी बात हुई और मैंने भी उनसे ये पूछा कि क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वो करने जा रहे हैं कि ये सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे, हम इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इस तरह की मैस मोबिलाइजेशन नहीं देखी होगी। आज वो बता रहे थे कि जो नॉर्थ रीजन है, चकवाल, फैसलाबाद, वहाँ पे वार्ड लेवल तक 5000 बंदों से हमने हलफ लिया है जो ओहदेदार हैं, इसमें कारकुन नहीं, ये सिर्फ ओहदेदार हैं। अच्छा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो उनका नज़र यही है, वो यही मुझे आ रहा है कि वो यही समझते हैं कि बड़े पैमाने पर आवाम की मोबिलाइजेशन होगी, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर बज़िद थे कि ये पुरअमन होगा। क्योंकि मैंने भी उनसे पूछा कि आप अगर ये करने आ रहे हैं तो आप आवाम को क्यों इदारों के सामने खड़ा करेंगे, इससे तो खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम ना एक गमला तोड़ेंगे ना हम कोई और चीज करेंगे, हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन हम वो करेंगे कि आज तक पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा होगा। वो पहले भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म जो कि उन तक शायद नहीं पहुंचा और जो कि वाज़े हुक्म था लेकिन उन तक शायद नहीं पहुंच सका था, तो उन्होंने लोगों को कहा कि डी चौक पहुंच जाओ। हालांकि डी चौक पर आने की कोई इजाज़त नहीं, उसकी जिसे कहते हैं ना फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड टू द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान साहब ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप इस्लामाबाद पहुंच जाएं, डी चौक पहुंच जाएं। अब उनमें बच्चे थे, फैमिलीज़ थीं और उनके साथ वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये नहीं कि जब आप लोगों को इंसाइट करेंगे, वहाँ पहुँचा देंगे और वहाँ जाने का कहेंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर फिर एक खुदा न खास्ता एक बैटल ग्राउंड ही बनेगा। जबकि प्रोटेस्टर्स थे, उनका ये कहना था कि नहीं जी, इसे बैटल ग्राउंड तो इंतज़ामिया ने और वफाकी हुकूमत ने बनाया, हम तो वहाँ एहतजाज करने जा रहे थे। तो दुरुस्त कौन गलत कौन, दोनों साइड्स का अपनी स्टोरी थी, लेकिन वो सिचुएशन दोबारा नहीं आनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर इमरान खान साहब का आज पूरा नैरेटिव क्या है कि जो हुकूमत में बैठे हैं बकौल उनके, ये चोर हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ये डकैत हैं, ये लूट के खा गए, सब कुछ हो गया। अब आप देखिए वो मुकदमात जो कि नैब के ने बनाए मुतादद लोगों के ऊपर। अब जैसे मरीम नवाज शरीफ साहिबा का गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अब जितनी, मैं बड़ा महज़ब लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं गत बनना, जितनी गत बनाई गई मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से, जितनी रगड़ा मिला है नैब को, यानी नैब के सामने उन्होंने बड़े फोकस सवाल रखे हैं और नैब के पास उनका जवाब नहीं है। और उन्होंने आसान ज़बान में पूछा है कि भाई पहले ये बताओ जो ये आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उनके पीछे एविडेंस क्या है, इनका ज़रा पहले जवाब दें। तो नैब ने कहा जी हमें मज़ीद वक्त दें, यानी ट्रायल हो गया, सज़ा हो गई और अब अपील लगी हुई है और अब अभी भी नैब कहता है कि जी हमें वक्त दें।
अगर एविडेंस बहुत सारी चीज़ों का मौजूद हो तो आसानी हो जाए। इसी तरह एहसन इकबाल साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रगड़ा लगा। रगड़ा मैं इसलिए कहता हूँ कि सियासी लोग हैं, रगड़ा लगा दिया जी, अंदर डाल दो, शाहिद खाकान अब्बासी को अंदर डाल दो, मिफ्ता इस्माइल को अंदर डाल दो, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को अंदर डाल दो। ठीक है जी, कर लिया आपने। लेकिन आज जब अदालत के सामने, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बहुत ही ऑनरेबल फोरम है, बड़ा फोरम है, वहाँ पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कि भाई करप्शन का बताएं कहाँ है, भाई करप्शन का बताएं कहाँ है। बार बार वो इस्तफसार कर रहे हैं, लेकिन जवाब नदारत। अब उससे क्या साबित होता है? ये तो चले एहसन इकबाल साहब एक सियासी शख्सियत है, उन्होंने वो रगड़ा भी खा लिया, लेकिन वो लोग जिनका जिक्र आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जैसे आज चीमा साहब थे, स्टार ब्यूरोक्रेट, लायक आदमी, आप उस शख्स की ज़िंदगी के 3 साल खा गए, जेल में डाली रखा, क्या निकला? बरी हो गए, कुछ भी नहीं निकला। इसी तरह फवाद हसन फवाद साहब थे, क्या किया आपने उनके साथ? उनको भी जेल में डाली रखा, वो भी अपने मुकदमे भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाईलाइट किया, तो फिर सवाल यहाँ ज़रूर पैदा होता है कि जो पहाड़ बनाया गया है कि ये लोग फलाना करप्ट है, फलाने ने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, फलाने ने ये कर दिया, क्या उन केसेस के अंदर एविडेंस, शहादतें मौजूद हैं? क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर तो आप जिस मर्जी को अंदर डाल दें और जिस मर्जी को पता नहीं क्या कुछ उसके साथ कर दें। लेकिन मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी अर्ज़ की थी, जब मामला हाई कोर्ट के लेवल पे आता है तो बड़ी सख्त स्क्रूटनी होती है और वहाँ पर मेरिट पर फैसले होते हैं। और जब मेरिट की बात आती है तो वहाँ नैब गच्चा खा जाता है, नैब को भी समझ नहीं आती कि हम किस तरफ जाएँ, क्या करें। ये तमहीद बांधनी ज़रूरी थी क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है और अब कलई खुल रही है बहुत से मुबैना केसेस की और इल्ज़ामात की। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ये बात हमारे सामने मौजूद है। खैर एहसन इकबाल साहब को आज बरी कर दिया गया बाइज़्ज़त तौर पर। मैं साहब ज़रा वक्त कम है, मैं ज़रा चाहूँगा इख्तिसार के साथ कि ये जो जितनी चीज़ों की कलाई खुल रही है, अब गुज़िश्ता रोज़ आपने यकीनी तौर पर रिपोर्टिंग देखी होगी, जो मरीम नवाज शरीफ साहबा की अपील लगी हुई है उसमें भी आज एहसन इकबाल साहब का मामला था, तो जो सारा ये एहतसाब का एक, मैं यही कहूँगा जो फसाड था, उसकी तो कलाई खुल रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए मुनीब, वो अपनी जगह बात ठीक है, और आज जो एहसन इकबाल साहब के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे वो भी इम्पोर्टेंट हैं कि इस केस का ताल्लुक इस नई लेजिस्लेशन से नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऐसे में मेरे ख्याल में हुकूमत को ये नई लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह क्या है? जब आप नई लेजिस्लेशन करते हैं और उसके तहत आपके केसेस चाहे वो गलती हों लेकिन वो केसेस ख़त्म होते हैं, तो आप एक उस तरह का पॉलिटिकल मॉरल ग्राउंड लूज कर जाते हैं, क्योंकि उसके तहत अगर आपके केस ख़त्म होंगे, अब एहसन इकबाल साहब का जो केस ख़त्म हुआ है तो चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, आप नैब केस बना ही नहीं सकी। ऐसे ही अगर केस ख़त्म हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। पॉलिटिकल लोग जो है अगर हुकूमत में आके लेजिस्लेशन अपने हक़ में करवाते हैं तो उस लेजिस्लेशन से नुकसान, सियासी तौर पर नुकसान होता है। तो जहां आपने एहसन इकबाल ने अपना केस जीता है और बिल्कुल सही ग्राउंड पे जीता, उन्होंने जो के अथर मिनल्ला साहब के उससे वादे है, लेकिन अगर जरदारी साहब के मुस्लिम लीग नून के लोगों के केस इस लेजिस्लेशन की वजह से ख़त्म होते हैं या रेफरेंसेस वापस हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल वो तो फिर भी नई हुकूमत आएगी दोबारा खोल देगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तरमीम कर देगी दोबारा कानून के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है। इसको ज़रा अज़मा बुखारी साहब, ये बात वैसे अपनी जगह अहम है कि मॉरल ग्राउंड लूज ज़रूर किया है, क्योंकि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, ये जो नैब तरमीम हुई है, बहुत सारे मामलात उनमें अगर एविडेंस ना हो तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, आप तो माशाल्लाह खुद वकील हैं और समझती हैं इस बात को कि हाई कोर्ट के लेवल पर आकर तो जिस तरह की स्क्रूटनी होती है तो वहाँ पर तो वैसे ही कलाई खुल जाती है। अगर कोई फजूल या कोई बड़ी फौज किस्म का मुकदमा बनाया गया हो, बेशक नैब की जानिब से, उसकी कलाई तो खुल जाती है, जैसे बहुत सारे केसेस की खुल रही है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी अजीब डायलेमा है ना कि इमरान खान साहब को जो अच्छा नहीं लगता था, ये जैसे सियासी मुखालिफ की वो लिस्ट भेजा करते थे, उसके ऊपर केस डाल दिए जाते थे और उनको फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए वो बर्दाश्त करना चाहिए था। ये बात दुरुस्त है कि ये नैब तरमीम अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जो हुक्म फरमाएगी वो हो जाएगा, लेकिन मेरे किसी लीडर ने इस नैब तरमीम का कोई हवाला लेकर कोई भी केस
जो है वो हमने वापस लेने की कोई दरखास्त नहीं की। मरीम नवाज शरीफ साहब का केस इस वक्त मेरिट के ऊपर चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जहां ये बात गलत है वहां ये क्यों ना हो कि जिस आदमी ने ये फिर सब कुछ किया, लोगों के साल हर साल उसने कैद में जो है गुजरवाए और उनको तमाम तर वो मैं एसी उतरवा दूंगा, मैं घर का खाना नहीं आने दूंगा, मैं दवाई नहीं देने दूंगा, मैं कुर्सी नहीं नमाज पढ़ने के लिए देने दूंगा, उस आदमी का भी कोई इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके लिए भी कोई सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या ये चलते देना चाहिए कि नैब का एक इदारा आप रख दे और उसके बाद जो है वो हर आने वाला बंदा उसको इस्तेमाल करे और अपनी मर्जी से अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो जेलों में डाले। दूसरी बात आखिरी, यानी अतर कादमी साहब को ये कहना था, अतर कादमी साहब वो जो पूरी दुनिया इमरान खान साहब को मुंह नहीं लगा रही थी ना, ये जिसके साथ बैठना नहीं चाहती थी, मियां शहबाज शरीफ साहब वहां पर ना पार्टी करने नहीं गए हैं, वो सैलाब जदगान का केस लड़ रहे हैं, IMF के लोगों से मिल रहे हैं, दुनिया जहान के सरबराहान से मिल रहे हैं। और पाकिस्तान में ये आज 2-3 और जो सफरा हैं उन्होंने भी लिखा, उन्होंने कहा कि इस वक्त UN का टॉप एजेंडा है पाकिस्तान के फ्लड्स। तो ये है वो सफारतकारी, ये है वो खारजा पॉलिसी जिसके ऊपर आज पाकिस्तान जो है वो अपने केस को लड़ रहा है। ये उसने मुझे फोन नहीं किया, मैं उसको मैं गाली दूंगा, उसने मुझे जो है वो बुलाया नहीं, मैं और वो हाथियों की कॉन्फ्रेंस में जो है वो लंदन नहीं गए थे, जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। इमरान खान साहब जो है वो हाथियों की कॉन्फ्रेंस में लास्ट टाइम जो है वो गए थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो शहबाज काम कर रहे हैं वहां मौजे करने के लिए नहीं गए और ना को मिलके गए। ठीक है, अच्छा मैं अतर काज़मी साहब, वैसे तो देखिए नैब ने आज एलामिया वो 21 सितंबर को जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जो केसेस उन केसेस की कॉग्निजेंस लेगा नैब जिनमें 500 मिलियन और एटलीस्ट 100 अफेक्टीज़ जो हैं वो किसी चीटिंग केस के अंदर अगर होंगे तो तब नैब कॉग्निजेंस लेगा। अदरवाइज़ जितने भी मामलात हैं वो मुतल्लिका सेशन कोर्ट्स को चले जाएंगे या एंटी करप्शन कोर्ट्स को चले जाएंगे और जो प्राइवेट इंडिविजुअल की कंप्लेंट्स हैं वो भी इधर उधर हो जाएंगी। देखिए सवाल ये है कि बहुत सारे रेफरेंसेस वापस भी आए हैं इन तरामीम के बाद और आपके भी नॉलेज में है, लेकिन आप ये भी देखिए अतर काज़मी साहब के बहुत सारे केसेस के अंदर तो नैब का खुद जो बड़ा रिकॉर्ड है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के अंदर लिखा है कि बड़ी डिस्मल परफॉर्मेंस है, सियासी इंजीनियरिंग तक की गई है और इस्तेमाल हुआ है नैब उसके लिए। और आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब उन्होंने भी यही फरमाया। तो प्रॉब्लम तो रहा है, ये नहीं कहा जा सकता कि नैब ने बड़े आला केसेस बनाए थे और देखिए जी ये बड़े हर बंदा कन्विक्ट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, SCO के समिट में भी गए थे, वहाँ से भी एक तस्वीर आई जिसको नून लीग ने शेयर किया कि पूरी दुनिया की क़यादत की नज़रें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हैं। उसी तरह की कुछ चीज़ें फिर हमने बरतानिया से भी देखी, जो उनकी तस्वीर आई वो तो लगता है ऐसे है कि वो किसी खुशी के मौके पे गए हैं, पूरा बरतानिया गम में है और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे हंस हंस के हर किसी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अब मैं उसके ऊपर हंसूंगा नहीं, मैं क्यों नहीं हंसूंगा, इसलिए कि उस्मा बुखारी साहिबा की हुकूमत हंसने के ऊपर भी आपको बंद कर देती है, जेल में पुलिस थाने में बंद करवा देती है। ध्यान कीजिएगा डाला ना आया वो, डर लगता है ये बिल्कुल। ये उस्मा साहिबा ने मेरा तो स्पेशल नाम दिया हुआ और ऊपर कांटा लगाया हुआ है सुर्ख पेन से। अच्छा, ये बंदा जो है इसको आपने पहले करना, तो मुझे तो डर लगता है इनसे। अच्छा। तो दूसरी बात ये है कि देखें शहबाज शरीफ साहब की जितनी क्रेडिबिलिटी और जितनी वो सफारतकारी कर रहे हैं ना मुनीब साहब, हमने देखा कि वो डोनर्स को सामने बैठ के कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो पैसा आएगा उसमें से चोरी नहीं होगी। जब इस हालत पे आपकी इस नहज के ऊपर आपकी सफारतकारी आ जाए कि आपको डोनर्स को बताना पड़ रहा हो कि जनाब हम चोरी नहीं करेंगे और आपका पैसा लगेगा, मैं गारंटी देता हूं, ये सामने जो अफसर बैठे हैं ये गारंटी देते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि इस वक्त दुनिया में आपकी साख क्या है। और ये ग्लोबल विलेज है इस वक्त दुनिया, वो देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इस हुकूमत की क्या लेजिटिमेसी है। अच्छा होता वो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब को भी साथ ले जाते, क्या दुनिया को नहीं पता कि ऑफिशियल अपोजिशन लीडर इस वक्त राजा रियाज हैं। तो इस सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी दुनिया के सामने है। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है नैब का, मैं 100% एग्री करता हूं, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, नून लीग के लोगों को भी विक्टिमाइज किया गया, पीपल पार्टी के लोगों को भी विक्टिमाइज किया गया और बड़े अरसे से चला आ रहा है। और ये सैफुर रहमान साहब के जमाने से चला आ रहा है, जब मियां साहब की हुकूमत थी और जरदारी साहब के ऊपर जो मुकदमे पड़े, हमेशा इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी को विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके मौजिद और ये जो साइंसदान थे जिन्होंने ये मुतारिफ करवाया वो यही दो जमातें हैं, तो आप किसी और को इसका मरोदे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अच्छा, मैं अज़मा बुखारी साहब के पास आऊंगा, यकीनी तौर पर वो रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। एक ब्रेक वापस आ रहा हूं, आपसे ही शुरू करूंगा, एक ब्रेक के बाद मैं साथ देंगे।
बुखारी साहब, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वहाँ बाहर पार्टी करने नहीं गए, लेकिन यहाँ पीछे स्पेशल असिस्टेंट्स की पार्टी हो रही है। चले उस पर मैं बाद में आता हूँ। अभी अतर काजमी साहब ने कहा कि वो राजा रियाज साहब को भी साथ ले जाते, क्योंकि ऑफिशियली तो वही है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या वाकई यकीन दिला रहे हैं हर एक को कि भाई पैसे चोरी नहीं होंगे, इमदाद करें सलाम मुतासरीन की? मेरा ख्याल है सवाल को उठाने के बजाय अतर काजमी साहब को एज ए पाकिस्तानी शर्मिंदा होना चाहिए था, और इसलिए कि जब आपकी मुल्क की एक साबिक वजीर आजम और उसकी पूरी पार्टी सैलाब के ऊपर आने वाली इमदाद के ऊपर भी जो है वो पूरी दुनिया के साथ ये बात कर रही है कि इनको पैसे ना दें, ये खाए जाएंगे, आप मुल्क की इस पाकिस्तान की इमदाद करना बंद कर दें। और ये तो उस इस तरह की सियासी गिद्ध है कि जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की, शौकत तरीन की जो है वो गुजराए खजाना के साथ जो है वो पहले ही बात सामने आ गई है। इनके एक बंदे ने, इनके हर बंदे ने कहा कि आप जो है पाकिस्तान की इमदाद ना करें। तो ये सियासी गिद्ध जो है, जहां इस जैसी ऑपोजिशन हो, जहां इस जैसे लोग वजीर आजम के मनसब पे बैठे हो, वहां पाकिस्तान को ऐसे ही एम्बैरेस होना पड़ता है। ये वो वजीर आजम था जो बाहर जाता था मुल्क, अगर कभी खुदा न खास्ता चला ही जाता था, कोई इसको बुला ही लेता था, तो वहां जाकर भी ये पाकिस्तान का ढिंढोरा पीट के आता था और कहता था पाकिस्तान में इतने हजार अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आपने वो सुना हुआ ना मुहावरा, चोर भी कहे चोर चोर। ये वो चोर था जो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने के लिए, जो उसने ज़कात और खैरात के पैसे के साथ की, अपने वो चोरियां और अपने वो बड़े बड़े खांचे छुपाने के लिए दूसरों को चोर कहा करता था। आज आपको ये नजर नहीं आ रहा कि पंजाब के अंदर एंटी करप्शन जो है वो हर एक को क्लीन चिट दिए जा रही है। वो क्या बुजदार, क्या फरा गोगी, क्या पिंकी पीरनी, क्या शीरी मजारी, क्या शेख रशीद, क्या वो, ये सबको क्लीन चिट जो है वो एंटी करप्शन दिए जा रही है क्योंकि इन मासूमों को कोई हाथ ना लगाए। तो अतर काजमी साहब, जब इमरान खान जैसे सियासी गिद्ध लीडर हो, फिर वजीर आजमों को वाकई ऐसे ही शर्मिंदा होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मेरे मुल्क को जो है जो इमदाद आ रही है वो वही लगेगी। और शहबाज शरीफ जो है वो डुअर है, उसने हमेशा करके दिखाया और आज भी वो आराम नहीं फरमा रहा है। वो वर्ल्ड कप जीतने के लगा रहा है। वो वहां पर एक एक घंटे के अंदर जो है वो कितनी मीटिंग स्केड्यूल है उनकी, और हर एक से वहां पर वो पाकिस्तान की बात कर रहा है। आपकी तरह सेल्फिश नहीं है कि आपको जिस मुल्क ने इज्जत दी इमरान खान को, ये उसी का दुश्मन बन गया। अच्छा, ये वैसे ये स्पेशल असिस्टेंट्स के हवाले से बता दें। मैं सिर्फ इतना बता दीजिए अतर साहब। मैं सिर्फ इसमें इतना ऐड करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ना, और वो जो डूअर हैं, जो वो कर रहे हैं, 6 महीने में उसका नतीजा मुनीब साहब आपने भी देख लिया और पाकिस्तान की आवाम ने भी देख लिया। अगर आप जाके बाहर देखें इस वक्त आम शख्स जो है वो किस तरीके से अब उसके हालात हो चुके हैं, क्या वो गुजारा कर पा रहा है? तो ये इसी हुकूमत का नतीजा है और इसी वजीर आजम का नतीजा है जो उनकी हुकूमत है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम सब देख रही है कि कौन क्या कर रहा है जी। और बाकी जो जहां तक सैलाब का ताल्लुक है, आप तो टेलीथॉन नहीं चलने देते इमरान खान की, चैनल बंद करवा देते हैं, आप तो उसको चंदा नहीं इकट्ठा करने देते। जल्दी कर ले अजमा साहबा, मैं मदर साहब से कंक्लूड कराना है। ये फिर डंडी मारी है अतर काजमी साहब ने। मेरा ख्याल है कि ये अब मजबूरी बन गई है अतर काजमी साहब की। ये इमरान खान की सौगात है भुगतने। IMF के साथ जो है वो धक्का करने को हमने कहा था उसको। IMF के साथ जो उसकी आपकी रिपोर्ट पढ़ ली आपने। IMF ने कहा कि जो सैंक्शंस हमने सख्त करनी पड़ी वो इमरान खान की वजह से करनी पड़ी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा में इमरान खान की वजह से करना पड़ा, बिजली की कीमतों में इजाफा इमरान खान की वजह से करना पड़ा। और अब भी शर्म और रिटाई का आलम यह है कि हमसे सवाल पूछते हैं, जो ये करके गए वो हमसे सवाल पूछते हैं। वाकई शर्म और डिटाई का कोई मैच ही नहीं है इनके साथ। ये कुछ भी कह सकते हैं, कर भी सकते हैं। जिन्होंने पहले IMF को दगा दिया, अब जब दोबारा IMF हमारे साथ बात कर रही थी तो ये कह रहे थे उनको जो है इनके जो है उनको खत लिखो कि पाकिस्तान की हेल्प ना करें ताकि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। और आपने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की पूरे बात की है। ये है इस कहते हैं ठीक है जी। IMF को इमरान खान ने दगा दिया था, आपकी हुकूमत आ गई, अब इंसाफ दिलवा दिया आपने IMF को, तो IMF को भी मुबारक हो और आपको भी IMF को आपने अच्छा इंसाफ दिलवाया। क्या मायदा आगे लेके चल रहे हैं अतर काजी साहब? हमने रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, नया मायदा नहीं किया हमने वो मायदा जो इमरान मजर साहब से ले लें, मजर साहब से तजिया ले लें। मदर साहब ये बहस नहीं करना चाहते ये सर, बिल्कुल सर लास्ट वर्ड। अच्छा चले, अब मदर साहब को बोल, कभी टाइम मिले तो शौकत तरीन को सुनिएगा एज वजीर खजाना जो पाकिस्तान। मदर साहब टुवर्ड्स द एंड सर कौन इमरान खान साहब कहते थे 2 साल दे, 1 साल में मईशत ठीक नहीं होती, अगला साल दे, अगला साल बहुत बेहतर होगा। इस हुकूमत को 6 महीने में सबने रगड़ा लगा दिया कि भट्ठा बिठा दिया आपने मईशत का। सर जिम्मेदार कौन है? आज की हुकूमत है या पिछली हुकूमत थी?
देखिए मुनीब, सीधी सी बात यह है कि ये आप जो लोग सफर करते हैं ना, वो कभी भी इन रिकॉर्ड्स पे नहीं जाते कि जी कौन सी, वो आप ही को ब्लेम करेंगे। उसकी वजह बहुत सीधी सी है। वो यही समझते हैं कि देखिए 6 महीने आपके पास हैं, 6 महीने में मुझे आपने रिलीफ क्या दिया। ये छोड़ दें कि महंगाई कितनी हुई है, मुझे रिलीफ क्या दिया है। वो रिलीफ नजर नहीं आता। जब आप रिलीफ नहीं देंगे तो वो फ्रस्ट्रेट होगा। जब वो फ्रस्ट्रेट होगा तो वो हुकूमत और इंतजामिया को ही बुरा कहेगा और वो जस्टिफाइड होगा ये कहने में। तो असल चीज ये है कि जब आपने इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया तो आपके पास वो प्लान नहीं था। आपको ठीक है सर, सर वक्त खत्म हो गया। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब, जनाब और बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम देखा आपने जी, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।